ओके, लेक्चर नंबर 8 आज है लाइंस एंड प्लेन्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर आपके पास स्पेस से मुराद वही 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है कि उसमें आप किसी लाइन को या प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी मैं प्लेन कहता हूँ ना, तो प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, चाहे जो भी उसको आप नाम दे दे और किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप उसको रिप्रेजेंट करें, पोलर हो या कार्टेशियन हो। लेकिन प्लेन का मतलब ये होता है कि मतलब 2 डायमेंशन, ठीक है। और स्पेस का मतलब फिर ये होता है कि उसमें ये तीसरा डायमेंशन आ जाता है। और ये कोई भी लाइन का मतलब ये ना कि कोई पार्टिकल अलोंग दिस ट्रेजेक्ट्री मूव हो रहा हूँ, ठीक है, या यही सरफेस है लेकिन इसको आप ऊपर उठाएं, ठीक है। अब ये ऐसे स्पेस में हो जैसे मैं बनाने की कोशिश करूँ, आगे जाके आप उसमें फिगर्स में देखेंगे, लेकिन ये देखिए अब ये प्लेन से ऊपर है, हवा में है, ठीक है। तो अब इस तरह के मतलब लाइन को या उसको हम प्लेन्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे। बहरहाल प्लेन्स तो हम चैप्टर नंबर 16 में काफ़ी डिटेल से उधर ही पढ़ेंगे। लाइन भी वो, चूँकि ये जो आज का टॉपिक है ना, लाइन और ये प्लेन्स इन स्पेस, ये बेसिकली हम आगे जाके वर्क और वो वर्क डन बाय अ पार्टिकल या बॉडी इन स्पेस या इन अ वेक्टर फील्ड जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री या पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो और उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कोई फील्ड्स होंगे, तो उसकी फिर बेसिकली हम पैरामीटराइजेशन करते हैं, ठीक है, उस लाइन की या उस पाथ की। तो ये जो आज का टॉपिक है ना, ये चैप्टर नंबर 16 में आगे जाके वहाँ फिर यूज़ होगा। वहाँ फिर मैं डायरेक्ट स्टेप्स करूँगा कि भाई ये पैरामीटराइजेशन इस तरह है, ये इस तरह है। और वो पैरामीटराइजेशन के फार्मूले या उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का तकरीबन आखिरी टॉपिक है, इसके साथ ही चैप्टर 12 ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले ना लाइंस को डिस्कस करने से पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये कैलकुलस का टॉपिक है बेसिकली चैप्टर नंबर 3 का, उसका मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूं। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है। जब आपके पास ये सिंपल सा एक बेसिक एग्जांपल है सर्कल का, ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। सर्कल हमने ऑलरेडी इस कोर्स के स्टार्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सर्कल क्या होता है, ठीक है। आपके पास नंबरस पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो कि एक सेंटर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है इसको रेडियस कहते हैं, और ये अब हर डायरेक्शन में ये इक्वल लेंथ होगा, ठीक है। जब आप ऐसे 360 के एक रोटेशन लेते हैं वो से सर्कल बनता है। सर्कल की मैथमेटिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सर्कल की इक्वेशन ये है, ये बेसिकली यूनिट सर्कल, यूनिट का मतलब ये कि अब इस पर्टिकुलर केस में ये जो आर की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ना, इसको अगर मैं एक और तरीके से अगर मैं लूँ कि x इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ टी, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, और y मैं लूँ साइन ऑफ टी, ठीक है। इसमें मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी और प्लस साइन स्क्वायर टी। तो ट्रैग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी था प्लस साइन स्क्वायर टी था, वो किसकी इक्वल होता है, 1 की नहीं इक्वल होता, होता है कि नहीं होता, जी सर। यही है ना। जी सर, होता ये है। जो प्रोसीजर है ना, हमने क्या किया, ये देखे ना, ये ट्रैग्नोमेट्रिक फॉर्म है सिंपल एक्स और वाई के फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में है, इस ये टी के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, टी के फॉर्म में। इसमें देखे ना 2 वेरिएबल है, एक्स है और वाई है, और इसमें कितने हैं, एक वेरिएबल है। और उसका एक दफ़ा कॉज ले रहे हैं, दूसरी दफ़ा साइन ले रहे हैं, और आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इसे पैरामीटराइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पैरामीटराइजेशन कहते हैं। और ये जो इक्वेशन निकलते हैं उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ये अब सर्कल के लिए हमने किया, पैराबोला के लिए भी कर सकते हैं, हिल एक्स के लिए भी कर सकते हैं, लाइन के लिए भी कर सकते हैं, प्लेन के लिए भी कर सकते हैं, जो भी है ना। बस ये सिंपल सा एग्जांपल था सर्कल के लिए। ये जो प्रोसीजर समझ गए कि हम देखे एक इक्वेशन को जो एक फॉर्म में है उसको एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक और वेरिएबल की फॉर्म में। फर्क ये होता है ना कि देखें ना, इसमें आप 2 वेरिएबल को डील करते हैं, आपको फिर इस तरह इंटीग्रल में भी मतलब एक्स को अलहदा डील करना होगा, वाई को अलहदा डील करना होगा। यहाँ आप देखें अब आपके पास एक ही वेरिएबल है जिसको आप डील करेंगे, तो अगर एक वेरिएबल है तो आपका इंटीग्रल भी एक ही लेना पड़ेगा, ठीक है फिर। और उसका डिफरेंशियल भी एक ही होगा, वो टी होगा। उसमें आप देखें ना कॉस स्क्वायर टी, और ये अब इसमें एक्स है वाई है, तो एक्स को आप फिर डी एक्स और डी वाई करेंगे, वो ज़रा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। इस प्रोसीजर को आगे जाके चैप्टर नंबर 16 में जो इस तरह के पाथ को आप इंटीग्रेट करते हैं उसे लाइन इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम इस तरह के मल्टीपल
या मल्टी वेरिएबल फंक्शन को पहले पैरामीटराइज करते हैं, ठीक है, या चाहे वो लाइन हो, इक्वेशन हो, वट एवर, उसको पहले पैरामीटराइज करते हैं और फिर उसके बाद उसका ये इंटीग्रल लेते हैं, तो उसे फिर लाइन इंटीग्रल कहते हैं। अब ये सर्कल के, अब देखिए आप इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, ये पूरा यूनिट सर्कल है जिसकी पूरी रोटेशन कितनी होती है, देखिए 0 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पाई/2 होता है जो कि 90 डिग्री है, ये पाई होता है या 3 पाई/2 जो कि 270 डिग्री होता है, फिर आगे जाके यहाँ तक पहुँच के 360 जो कि 2 पाई है। अब यहाँ अगर आप देखें पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक दो ये दो मैं एनालाइज कर दे तो फिर आप ये बाकी को खुद ही समझ जाएंगे। ये देखिए ये आपके पास ये जो एक्स एक्सिस है ना, इस पे आपके पास जो वैल्यू है इस एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स की वैल्यू क्या है वो 1 है जो कि इसका रेडियस है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है वो 0 होती है। सिमिलरली यहाँ वाई की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, इधर एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 0 है, या वाई की वैल्यू -1 है और एक्स की वैल्यू आपके पास 0 है, सो ऑन। अब देखें ये एक्स है जो 1 है ना और ये जो है ना ये वाई है, अगर मैं यहाँ लूँ कॉस जो कि ये जनरलाइज किया हुआ है, पैरामीटराइज किया हुआ है कि किसी भी पॉइंट को आप जो सर्कल है उसको cos t sin t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? अब इसमें देखिए इस पॉइंट में t की वैल्यू पुट कर दे, अब इसकी में t की वैल्यू क्या है वो 0 है ना, तो इधर भी 0 होगा और इधर भी 0 होगा। सॉरी इस वाले केस में आपके पास cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी फॉर t इक्वल टू 0, देखिए ये t ऐसे स्टार्ट होगा, इसकी पूरी रोटेशन ये पाई/2 होगा, फिर पाई होगा, फिर ये टी बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर आपके पास जब ये टी इधर नीचे होगा तो एंगल की वैल्यू क्या होगी वो 0 होगी। तो इसमें जब टी की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो cos 0 किसके इक्वल होता है 1, वो ये पॉइंट निकल रहा है, और sin 0 किसके इक्वल होता है वो 0 के इक्वल होता है, वो ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। अब इधर जब ये मतलब ये लाइन ऐसे इधर पहुंचेगा ना, ठीक है, अब टी की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होती है, टी की वैल्यू इस पॉइंट पे पाई/2 होती है, तो इस वाली इक्वेशन में आप पाई/2 पुट करेंगे तो cos पाई/2 आपके पास 0 के इक्वल होता है, ठीक है। और इधर अगर मैं लिख दूं cos t, ये इधर इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे देखें ना, इधर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, इधर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू क्या होती है वो 1, ठीक है। और इधर t जब यहाँ पहुंचेगा तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है पाई/2, इसमें पाई/2 पुट करेंगे तो cos पाई/2 वो 0 के इक्वल होता है और sin पाई/2 वो 1 के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। इधर इस पॉइंट के ऊपर आपके पास x की वैल्यू वो -1 है और y की वैल्यू आपके पास वो 0 है, ठीक है। तो जब इसमें आप देखें ना इधर t की वैल्यू जब ये t पैरामीटराइज आप कर रहे हैं वो यहाँ पहुंच के पाई हो जाएगा, तो इस वाली इक्वेशन में जब आप पाई पुट करेंगे तो cos पाई आपके पास -1 की इक्वल है और sin पाई आपके पास 0 की इक्वल है। और अगेन cos और sin ये आपको उसके जो ग्राफ वगैरह है ना वो बिल्कुल रट्टा होना चाहिए इस मौके के ऊपर, ये cos का सिग्नल है, ठीक है। और साइन और कॉज में जस्ट ये डिफरेंस होता है कि वो आपके पास जो साइन है ना उसमें 90 फेज शिफ्ट होते हैं, साइन यहाँ से ऐसे स्टार्ट होके ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये देखें साइन 0 के ऊपर 0 होता है, कॉज 0 के ऊपर 1 होता है, ये साइन आपके पास कॉज आपके पास साइन आपके पास पाई/2 के ऊपर 1 होता है और कॉज पाई/2 के ऊपर 0 होता है। ये ग्राफ ऐसे बना के इसको आपने बिल्कुल मेमोराइज करना है, इसमें कोई वो शक नहीं होना चाहिए इस लेवल के ऊपर। बहरहाल ये जो प्रोसीजर है ना इसको पैरामीटराइजेशन कहते हैं। आप एक्स वाई को आपने पैरामीटराइज किया टी के अंदर, और वो अगेन वो ऐसे नहीं कि ऐसे खुद सी लेोगे कि बस उसको वाई को टी से रिप्लेस करो, नहीं भाई, वो टी की वैल्यू आप जो भी इनिशियल लिमिट डिफाइन करेंगे, अब टी का इनिशियल लिमिट क्या है वो 0, टी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है टी, अब इसकी ये नीचे लिखा हुआ है ना, दोबारा मैं कहाँ लिखूँ, ये नीचे लिखा हुआ है कि टी को आपने पैरामीटराइज किया कहाँ से, वो अब इस केस में x और y की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, जो कि स्क्वायर होके और आपस में ऐड होके यूनिट ही बनेगा, ये यूनिट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो उसमें आप x y कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब पॉइंट्स में भी पुट कर सकते हैं, इसका डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो वट एवर आप नेगेटिव वैल्यू भी आप स्क्वायर करते हैं उससे भी पॉजिटिव वैल्यू आती है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में ना ये अब इसको आपने कहाँ इसके ऊपर ये लिमिट लगा कि ये टी की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, और इसका मैक्सिमम लिमिट क्या होगा 2 पाई होगा। तो 0 और 2 पाई के दरमियान जितनी वैल्यू है उसमें आप इसको पुट करते रहे तो वो आपके पास ये सर्कल के ऊपर जो भी वैल्यू है वो उस पॉइंट पे वही लाई करेगी। तो बहरहाल इसको जनरलाइज करके आप लिखेंगे तो जनरलाइज करके ये देखिए ये यहाँ इस केस में तो आपके पास इसका रेडियस 1 है, लेकिन जनरलाइज करके रेडियस कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वट एवर 4, तो उसके जनरली करके ए लिख दिया। ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। और ये दूसरा जो आपके पास एग्जाम्पल है ये आपके पास पैराबोला है। पैराबोला की इक्वेशन आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
ये तो पता है ना, कैलकुलस में डिटेल से पढ़ा होगा, ये बार बार यूज होते हैं। पैराबोला की प्रॉपर्टी है, जो वैल्यू पॉजिटिव एक्स के लिए होती है वही वैल्यू नेगेटिव के लिए होती है। ये एक इवन इक्वेशन होते हैं, इवन फंक्शन होता है। अब देखिए आपके पास अगर ये पॉइंट आप ले लेना, या यहाँ एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की वैल्यू भी आपके पास 1 है, ठीक है, मतलब 1 का स्क्वायर वो 1 ही आता है, ठीक है, तो एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है। अब अगर इसको आप ज़रा उसमें देखें ना, तो x और y के दरमियान क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकालूं तो x किसके इक्वल होगा, वो y का अंडर द रूट। मीन इसका मतलब ये कि एक वैल्यू स्क्वायर है तो दूसरे स्क्वायर का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, वो स्क्वायर रूट होता है। मतलब आप 3 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 9 आती है। अब इसका 9 में से मैंने 3 निकालना है, तो इसका अपोजिट ऑपरेशन क्या है, मैं 9 का क्या लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। तो ये पैराबोला में बेसिकली अगर y एक्स का स्क्वायर होके आ रहा है, तो एक्स की अगर आपने निकालनी है तो वो जो वाई वैल्यू आई उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो किसी भी पॉइंट पे जो एक्स है ना वो वाई का अंडर रूट है, एक्स क्या है, वो वाई का अंडर रूट है। तो ये आप देखिए इसके एक पैरामीटराइजेशन, दोनों वैल्यू देखिए, ये भी टी है और ये भी टी है, लेकिन एक पॉइंट में टी सिंपल है और दूसरे में टी का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे आप पैराबोला को भी पैरामीटराइज कर सकते हैं। टी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो की पुट करते रहे, चाहे पॉजिटिव आप पुट करते हैं नेगेटिव वट, लेकिन आप जब स्क्वायर लेते हैं वो तो आपके पास पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब आप इसको पैरामीटराइज करते हैं तो चूंकि इसमें अभी आप स्क्वायर रूट आ गया ना इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन में, ये स्क्वायर रूट के अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते, आपके पास इमेजनरी अनडिफाइंड केस बनता है, ठीक है। तो वो आपने टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, वो जीरो पुट करनी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो पुट करनी है। लेट्स सपोज अगला पॉइंट आपके पास क्या होगा, वो आपके पास 2 के ऊपर क्या आता है, जब x की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, वो 4 होती है, ठीक है, ये एक्स वाई की फॉर्म में हो गया। अब इसको अगर आप ये करते हैं ना, इसको पैरामीटराइज करते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, अगर आपने ये y की वैल्यूज निकालना है मतलब इन टर्म ऑफ t, तो अगर आपके पास y t है, दिस y इज इक्वल टू t, ये 4 हो गया, ठीक है, तो x क्या होगा, वो 4 का स्क्वायर रूट होगा। x जो कि 2 है ना, 2 कैसे निकलेगा, इस 4 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास 2 की वैल्यू आएगी। ये वैसे सिंपल पैरामीट्रिक इक्वेशन है पैराबोला की और ये सर्कल की। मैं अब दोबारा बता दूं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन सिंपल इस इक्वेशन के एक और फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल एक ही होगा, ठीक है, वरना फिर वो तो पैरामीटराइज नहीं हुआ। और वो आपके पास उस वैल्यू पुट करने से आपके पास वो इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से जो भी उसकी सिमेट्री बनती है, उसकी ट्रेजेक्ट्री बनती है, वही सेटिस्फाई होगी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बस फर्क ये होगा कि इसमें 1 या मोर देन 1 वेरिएबल्स होंगे और इसमें सॉरी इसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल होंगे और ये वेरिएबल एक ही होगा, ये आगे जाके हमें यूज़ होगा। ये एग्जाम्पल की तरफ बाद में आते हैं, ये उसमें कैलकुलस में आपने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन इसकी जो बेसिक आपके पास थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है कि किसी लाइन को अब हमें ज़्यादातर जो है ना वास्ता लाइंस वगैरह से पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ज़रा स्ट्रेट लाइन को पैरामीटराइज करते हैं, ठीक है, कि इसमें कोई कर्व्स वगैरह ना हो। तो लाइन, दो लाइन आपस में पैरेलल कब होते हैं, उनके दरमियान एंगल क्या हो, आपके पास जीरो। पैरेलल लाइन की पॉइंट प्रॉपर्टी ये ना कि देखें ना, पैरेलल ये लाइन इससे थोड़ा सा ऊपर होगा तो वो कुछ कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, लेट्स सपोज कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जो मतलब इसके साथ आप ऐड या मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये हम क्या कहते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इनमें कोई क्रॉसिंग नहीं होती है, ठीक है, ये एंड पॉइंट तक जाके ये कभी आपस में मिलते नहीं, ऐसे पैरेलल में चलते रहते, पैरेलल पॉइंट पैरेलल उसकी लाइन की प्रॉपर्टी है। अब लेट सपोज ये कोई पॉइंट है ना, ये तो ये अगर मैं इसमें कोई भी ऐसे पॉइंट हाईलाइट कर दूं कि उसके आपके पास जो वो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, वो आपके पास 2 है, वो आपके पास 3 है और वो आपके पास 4 है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट अगर मैं कहूँ कि ये अगर इसके पैरेलल है तो फिर इसकी वैल्यू होगी 4,6,8। अब इसको अगर आप गौर से देखें ना, मैंने जस्ट क्या किया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तभी ये लाइन आपस में जो है ना वो ये सिंपल ये लाइन इतना ऊपर चला गया और मैंने उसको ये अपनी जगह नहीं, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करके वो जो ऊपर वाला लाइन है वो ऐसे खींच लिया। तो ये जो बेसिकली यहाँ आपके पास ये जो इतनी तीव्र है, ये आपको ये बात समझा रहा है कि लेट्स सपोज ये एक लाइन है, उसके ऊपर ये एक पॉइंट है पी नॉट, ठीक है। तो वो आपके पास दूसरा लाइन जो कि एक वेक्टर है, वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपस में पैरेलल तब होंगे या इक्वल लाइन तभी होंगे जब आपके पास पी नॉट इक्वल होगा टी इंटू, ये दोनों इक्वल है ना,
ये देखें ना 4 6 8 और 2 3 8 ये बेसिकली इक्वल पॉइंट है विद 2 3 4 ये पॉइंट इक्वल है किसके, इस वाले पॉइंट के, मैं दोबारा नहीं लिख सकता, ये देखना ये इक्वल है, जस्ट क्या किया आपने, आपने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 क्या है, टी है, ये आपके पास वी हो गया और ये पी पी नॉट हो गया। तो ये वही वाली बात है कि पी पी नॉट एंड ये पी वेक्टर जो है ना ये इक्वल है इस वेक्टर लाइन के, और ये तभी इक्वल है जब आपके पास ये दोनों पैरेलल होंगे, और पैरेलल की ये वाली कंडीशन है, ठीक है। और ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इसमें कोई आपके पास मतलब ये कभी किसी पॉइंट पे मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो अदरवाइज ये तो फिर मिलते हैं तो फिर ये नॉन पैरेलल लाइन है। अब इसके ज़रा हम जस्ट इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। ये प्रोसीजर हम क्यों कर रहे हैं कि आगे जाके हमने इक्वेशन लाइन को पैरामीटराइज करना है, उसके लिए आपके पास ये वाले पॉइंट्स निकल रहे हैं ना, ठीक है। ये वाले इसको हाईलाइट कर दूं मैं, ये आगे वाले स्लाइड्स में भी है, लेकिन ये तो ये कैसे निकलते हैं, ये इक्वेशन कैसे निकलते हैं, बस इसी आपको ये बता रहा है कि अगर आपको उस लाइन पे कोई पॉइंट गिवन है, चाहे इनिशियल पॉइंट गिवन है या फाइनल पॉइंट गिवन है, आप उसके साथ जो भी वेक्टर गिवन है उसके साथ ये टी वी वन के साथ टी मल्टीप्लाई कर दे वाई नॉट के साथ, और फिर एक्स नॉट के साथ ऐड कर ले, सिमिलरली v2 के साथ t मल्टीप्लाई कर ले, ये t सब में सेम ही वैल्यू होगी। लेट्स सपोज अगर वो 2 है तो हर जगह वो 2 ही होगा, ठीक है। लेकिन इधर v2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर v3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, z नॉट के साथ फिर एड अप होगा। कहाँ से आया ये, तो ये आपके पास इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है p नॉट x नॉट y नॉट z नॉट, ठीक है। तो अब आपके पास और अगला पॉइंट ये है जो p है x और y और z, तो इन दोनों के दरमियान अगर जो वेक्टर बनता है, वेक्टर हम अगेन बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल, अब फाइनल पॉइंट क्या है वो एक्स वाई और जी है, और इनिशियल क्या है वो एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट है, ठीक है। वो इस लाइन की बेसिकली अब मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ, वेक्टर इक्वेशन निकाल रहा हूँ। तो वो आपके पास दिस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल आई जे के उनके साथ लगेगा, ठीक है। अब ये अगर आप कहते हैं कि इसकी इक्वल है, तो जो दूसरा लाइन है दिस, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पॉइंट्स की फॉर्म में समझा दिया, लेट्स सपोज उसकी वैल्यू है वो कोई वेक्टर है और उसकी वैल्यू क्या है वो v है, ठीक है। तो उसके कोई कंपोनेंट होंगे, उस वेक्टर के कोई कंपोनेंट होंगे v1 v2 और v3, और ये तभी इक्वल होंगे जब इसके साथ कोई t वैल्यू मल्टीप्लाई होके इस वेक्टर के साथ आएगी, ठीक है। तो p नॉट दिस इक्वेशन p नॉट p, इसकी वैल्यू ये लिख दी, देखें ना ये p नॉट p ये इस वेक्टर की इक्वेशन है, और टी वी को हमने ये लिख लिया, ठीक है, ठीक है। v अपनी जगह लिख दिया और इसके साथ t मल्टीप्लाई कर, हम कहते हैं ये इक्वल है। अब ये देखें, इसको अगर आप ये i को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो जो x y और z है सिंपल वो अपनी जगह लिख दे i के साथ, ठीक है। और ये अगले जो ये i एक्स नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये j भी माइनस वाई नॉट के साथ, ये जो माइनस माइनस वैल्यू इसको मैं इक्वेशन के उस साइड पे ले जाऊंगा, तो जो इक्वेशन के उस साइड पे आप ले आए तो ये वाले ये जो वैल्यू है ना ये दिस, ये इक्वेशन के इस साइड पे आके वो पॉजिटिव हो जाएंगी, इस साइड पे ये नेगेटिव है ना, पहले एक स्टेप इसमें मिसिंग है, तो आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें ना, इसके साथ अलग इसके साथ अलग, तो जो पॉजिटिव एक्स आई वाई जे और ये जेड के ये अलग अपनी जगह लेफ्ट साइड पे इक्वेशन के, जो नेगेटिव वैल्यू उसको इक्वेशन के उस साइड पे लेके वो पॉजिटिव हो जाएगी। इस टी को ये इक्वेशन अपनी जगह यहाँ लिख लिया, ठीक है, और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन से इस साइड पे आके वो पॉजिटिव हो गई है। अब इसको अगर आप देखें ना तो इसमें आपके पास आप कहते हैं ये इक्वेशन इक्वल है इसकी, ठीक है। तो अगेन चूंकि दो वेक्टर्स आपस में अब ऐड हो रहे हैं ना, ये एक ये आई के साथ ऐड होगा, ये जे के साथ ऐड होगा और के के साथ ऐड होगा, ठीक है। इसमें आप आई कॉमन ले, मतलब तो ये एक्स नॉट के साथ क्या ऐड हो रहा है टी वी वन, तो x और आप कहते हैं ये इसकी इक्वल है ना, तो इसका मतलब कि i के साथ जो टर्म्स होंगे वो i की इक्वल होंगे, जो वो j के साथ टर्म्स है वो j के साथ जो इस साइड पे टर्म है वो उसकी इक्वल होंगे। सिमिलरली k के साथ जो यहाँ टर्म है जो कि z है वो इक्वल होगा इक्वलिटी के राइट साइड के ऊपर जो k के साथ टर्म्स होंगे वो उसकी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वलिटी के इस साइड के ऊपर आपके पास एक z है, तो ये z किसकी इक्वल होगा, वो राइट साइड पे जो वैल्यू है वो z नॉट है और t इंटू वी थ्री। तो आपने किसी भी इक्वेशन को पैरामीटराइज करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो पॉइंट गिवन है उसके साथ उस पॉइंट के साथ, जैसे उस पॉइंट की वैल्यू है आपके पास 4, ठीक है, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है वो t और v1 गिवन होगा ना, तो t इंटू लेट सपोज v1 की वैल्यू है 2, तो 4 प्लस टी v2 हो जाएगा, t2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो यहाँ वैल्यू होंगे वो सिमिलरली यही होगा। तो अब आप इस इक्वेशन को ना आप अगर देखें ना, तो ये आपने पूरी इक्वेशन को जो पहले एक्स वाई और जी की फॉर्म में था उसको आप किस फॉर्म में लाए, वो टी की फॉर्म में है। ये बेसिकली एंड पे हमारे पास इस इक्वेशन के जो पॉइंट सारे लिखे हुए हैं
उसको आपने समराइज करके इस इक्वेशन के अंदर आप लिख रहे हैं कि आर टी आपके पास किसके इक्वल है, इस पूरे लाइन को। आर टी आपके पास अब एक पोजीशन वेक्टर है जो इस ट्रेजेक्टरी, इस पाथ के ऊपर ऐसे मूव हो रहा है, इस लाइन के ऊपर जिस तरह ये पॉइंट ऐसे मूव हो रहा है, तो यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है आर, वो भी उसके साथ ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। और उसका कोई इनिशियल पॉइंट होगा, टी स्टार्ट होगा, लेट सपोज आप टी की वैल्यू इनिशियल लेते 0 और लेते 1 तक या 2 तक, जहाँ तक भी लेते हैं, तो जब आप इनिशियल वैल्यू 0 पुट करेंगे वो आपको ये पॉइंट निकाल के देगा, और जब आप उसमें फाइनल वैल्यू 1 2 वट एवर जो भी निकलती है वो पुट करेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट निकाल के देगा। और दिस इज बेसिकली दैट आर वेक्टर आर ऑफ टी, ठीक है, दिस इज आर ऑफ टी जिसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और वो क्या है, वो इनिशियल वैल्यू आर नॉट के साथ आप क्या ऐड कर रहे हैं, टी वी ऐड कर रहे हैं। तो ये वेक्टर इक्वेशन इसे भी कहते हैं, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट के लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट गिवन हो तो उसके लिए, और दूसरा पैरेलल लाइन गिवन हो, तो फिर आपने इस तरीके से निकालना है। लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो उसके लिए भी अभी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एक पॉइंट गिवन हो उसके लिए भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। पैरामीटराइज, अब इससे जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लास्ट में हमने निकाला वो ये चीज़ है कि अगर एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और पॉइंट मतलब एक लाइन है ना, एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट, आपको उस पॉइंट की वैल्यू गिवन है दिस पी नॉट, और दूसरा एक और लाइन है जो उसके साथ पैरेलल में है, ठीक है। तो उससे आपने उसको पैरामीटराइज कैसे करना है, तो वो ये वाला फार्मूला है जो इससे पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया। आप उसमें जस्ट आप क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट है उसके साथ टी वी वन और टी वी टू और उसके साथ ये सेम ऐड कर रहे हैं। तो अब ये इस पे ये एग्जांपल है, देखें ये पॉइंट गिवन है -2 0 और 4, और जो पैरेलल लाइन है वो उसकी वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। अब आपने इसको पैरामीटराइज करना है, तो बस जस्ट इस फार्मूले में आप क्या करें, -2 के साथ ये 2 और 2 के साथ, मतलब ये टी है ना, टी अपनी जगह, और यहाँ आपके पास v1 की वैल्यू क्या है, 2 है, दिस इज v1, ठीक है, दिस इज v1, दिस इज v2 और दिस इज v3। तो उससे मतलब ये आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इनिशियल पॉइंट दिस -2 प्लस 2t हो जाएगा, ठीक है, ये 2 यहाँ से आ गया, और ये y की वैल्यू आ जाएगी y नॉट, वो 0 है, ठीक है, और t इंटू 4 हो जाएगा, तो 4t हो जाएगा, वो 0 आप नहीं लिखते हैं, ये दूसरी वैल्यू निकला, ये तीसरी वैल्यू निकला। अब देखिए यहाँ आपके पास जो लाइन, ये तो सिंपल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब x और y की फॉर्म में आपके पास ये x नॉट y नॉट z नॉट ये गिवन था। अब ये पूरा जो लाइन है ना, इसकी जो ट्रेजेक्टरी इनिशियल पॉइंट से लेकर, अब इनिशियल पॉइंट पर हम आगे जाके देखेंगे कि देखें, अब इसमें आप फिर अगला टी के ऊपर फिर कंडीशन लगेगी ना कि टी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, लेकिन जब आप उसमें वो इनिशियल पॉइंट पुट करेंगे तो आपको ये पॉइंट निकाल के देगा, और उसमें जब आप टी की फाइनल वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकाल के देगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आप उस रेंज के दरमियान पुट करते हैं, आपको उस लाइन के ऊपर वो वाला पॉइंट निकाल के देगा। जैसे वो 0 से स्टार्ट हो रहा है 2 तक, तो 0 पे ये वैल्यू देगा, 2 पे ये फाइनल वैल्यू देगा, और जो 1 है ना आपके ऊपर ये वैल्यू देगा, जो कि इस फिगर में भी आपको शो हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अगर लाइन के ऊपर एक लाइन है और उसके ऊपर एक पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसमें आप बेसिकली इस वाले केस में आप टी की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, इसमें तो चलो एक ही पॉइंट गिवन है, ये 2 0 और 4, लेकिन अगर इसी लाइन पे आगे जाके ये वाले पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, तो ये देखें ना, टी स्टार्ट हो रहा है, टी हम टी के ऊपर क्या कंडीशन लगा रहे हैं, टी स्टार्ट हो रहा है 0 से और लेस देन है और इक्वल टू 2। तो जरा 0 इसमें पुट करें तो देखते हैं कि ये वाले पॉइंट आता है कि नहीं आता। इस वाले इक्वेशन में 0 पुट करें तो ये देखें ना, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ -2 बच जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ना इनिशियल पॉइंट, ये बात तो क्लियर है। अब जरा 1 के लिए इसको इस वाले इक्वेशन को चेक करते हैं। 1 पुट करेंगे तो -2 इंटू वाई -2 और ये जो +2 है ना, तो आपके पास 0 हो जाएगा। ये वाला आपके पास 1 के लिए पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे 1 तो 2 आ जाएगा, तो 0 4 और 2, तो ये देखें ना 0 4 और 2। सिमिलरली आप 2 के लिए भी खुद देख ले, वो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये आपने इसको पैरामीटराइज कर दिया इस लाइन को, जिसके टी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और लेस देन और इक्वल टू 2 है। आपका वो से टाइम खत्म हो रहा है, इसको बस जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। हेलो, लाइन पे हो अभी फारूक? जी सर। ठीक जी है, सर। समझ आ रही है कुछ? आ गई। ठीक है। आ रही। बस अब अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हों, पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने इसके लिए निकालना है, और ये लाइन आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका इनिशियल पॉइंट ये और ये फाइनल पॉइंट ये, ठीक है। तो उसकी पैरामीटराइजेशन सबसे पहले देखिए, अब इसमें पॉइंट गिवन है तो इसका आपने पहले वेक्टर निकालना है,
दो पॉइंट्स के लिए आपने सबसे पहले काम क्या करना है, ये जो पी किया हुआ है इसका वेक्टर निकालना है, वो ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन वेक्टर क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 दफा ये काम हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये जो वेक्टर की वैल्यू आ गई, अब आपने क्या करना है, अगला कोई भी एक पॉइंट इसमें से ले ले, ये पी पॉइंट ले ले चले, ठीक है। तो पी पॉइंट के साथ आपने वही काम करना है कि टी ये माइनस थ्री अपनी जगह और प्लस ये 4 × टी, फिर ये 2 इधर लिख लिया और ये फिर तो -3 यहाँ आपके पास देखें ना, v की वैल्यू अब ये आपके पास -3 है, फिर v3 की वैल्यू 7 है, तो वो 7 यहाँ और इसके साथ t मल्टीप्लाई होगा, और ये पॉइंट x0 y0 और z0, ठीक है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये वाला दूसरा पॉइंट भी ये सपोज कर सकते, ठीक है, उसकी इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। लेकिन आपने कोई एक ही पॉइंट लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपने करना, अगर आप ये पॉइंट ले तो फिर ये इक्वेशन बनेगा, तो फिर आपने टी की वैल्यू इसमें से पुट करनी है। अब आप इसमें इनिशियल वैल्यू, इसमें टी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक है, ठीक है, यानी जैसे ऐसे ऊपर ये लाइन जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन आपको बता रहा है कि ये आपके पास पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इनिशियल लिमिट आप इस पॉइंट के लिए जो इक्वेशन निकल आई है या इस पॉइंट के लिए, इसमें 0 पुट करें और फिर 1 पुट करें, आपके पास यही पॉइंट्स आएंगे पी और क्यू। अगर बस ये लास्ट बात है कि हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व कर दी कि आपके पास जो एक्स वाई जी है उसको जब आप पैरामीटराइज करते हैं टी की फॉर्म में, तो ये देखिए एक्स की वैल्यू निकलती है, ये वाई की वैल्यू निकलती है, ये जेड की वैल्यू निकलती है। तो और एक और बात इसमें ज़रूरी ये है ना कि आप ये तो टी की वैल्यू आप 0 से लेकर 1 तक करते हैं, तो ये वाले आते हैं। आप ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्पेसिफिकली 0 से ही स्टार्ट होगा, तो आप कुछ और वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन ज़रा ज़रा थोड़ा सा उसके लिए ब्रॉड सोचना पड़ता है। हम ज़रा सबसे सिंपल पैरामीटर लेते हैं कि टी की वैल्यू 0 के लिए क्या है, 1 के लिए क्या होगी, उस पाथ के ऊपर वो ट्रेजेक्ट्री भी फॉलो हो और आपके पास वो लाइन पैरामीटराइज भी हो। लेकिन आप इसको किसी और वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं कि टी की इनिशियल वैल्यू लेट सपोज 1 हो और आप फाइनल वैल्यू कोई 5 हो, और वो भी पुट करने से आपके पास यही एक पॉइंट जो है ना वो ऑकर हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही है ना, कुछ और वैल्यूज भी हो सकते हैं इसमें, ये एक बात ये भी है। इस इक्वेशन को अगर आप जो इससे पहले मैंने आपको कहा ना कि जो पैरामीटराइज इक्वेशन है इसको आप देखें तो बेसिकली इसमें आर नॉट के वो आपके पास इनिशियल पोजीशन है, और ये जो टी है वो आपके पास टाइम है जो कि हमारा बेसिक पैरामीटर है, ठीक है। और जो वी है वो वेक्टर है। वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर आपके पास वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो आपके पास सिंपल उसका मॉडुलस लेते हैं और डायरेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो ये वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि उसको स्केलर क्वांटिटी के साथ और उसके डायरेक्शन के साथ। तो ये ऑलरेडी वेक्टर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है कि वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आगे हमें अभी एक इस एग्जांपल में यूज़ हो रहा है कि इसमें जस्ट आपको ये कहा जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि उसने स्टार्ट कहाँ लिया, ये मैं ज़रा 3 डायमेंशन में थोड़ा सा आपको बना दूँ। ये मतलब उसका जो हेलीपैड है ना वो ये 0 0 0 ये एक्सिस के ऊपर यहाँ से हेलीपैड है जो हेलीकॉप्टर यहाँ खड़ा हुआ है, और वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये जो लाइन पॉइंट लाई कर रहा है 1,1,1, तो इस डायरेक्शन में वो ऐसे अब मूव हो रहा है, ठीक है। उसके अब जो पाथ है ना, पाथ ऑफ जो मोशन है वो आपके पास ये वाला लाइन है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो जो हेलीपैड है वो 0 एक्सिस के ऊपर था, और ये 1,1,1 के डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स में इस लाइन के ऊपर वो ऐसे फ्लाइट कर रहा है, और किस स्पीड से जा रहा है, वो 60 फीट पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है। अब आपको कहा जा रहा है कि आप बताएं कि 10 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। ट्रेजेक्ट्री उसकी यही है, लेकिन वो 0 सेकंड में स्टार्ट हुआ और वो 10 सेकंड लेट सपोज यहाँ तक पहुंचे, तो कहते हैं कि उसकी 10 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। तो अगेन ये वाला जो फार्मूला है ये मैंने यहाँ दोबारा लिखा हुआ है, हमें इनिशियल पॉइंट गिवन है जो कि 0,0,0 है, ठीक है, और हमने टाइम की वैल्यू भी गिवन है कि 10 सेकंड बाद आप फाइंड कर दें, और किस पाथ के ऊपर वो जा रहा है वो ये हमें ऑलरेडी वो ट्रेजेक्ट्री गिवन है 1,1, तो उसमें से अब आप इसके वेक्टर उसके स्पीड पे सबसे पहले ये इस फार्मूले में हमने जस्ट पुटिंग करनी है। तो इनिशियल वैल्यू क्या है और नॉट, वो आपके पास 0 है, ठीक है, क्योंकि वो जो हेलीपैड है वो आपके पास जिधर से उड़ रहा है वो आपके पास 0 एक्सिस के ऊपर है, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। टाइम की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 60 है, ठीक है, सॉरी टाइम तो हमने अभी निकालने के टाइम की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे। ये इसकी स्पीड, स्पीड इनटू यू जो वी मैग्नीट्यूड है, तो वी मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस लाइन का आप वेक्टर लिखे, तो वेक्टर क्या है 1i और j और k सारी यूनिट ही है ना, 1 1 है, तो i प्लस j प्लस k। तो इसमें से सबसे पहले आप क्या करें, इसका यूनिट वेक्टर निकालें, वेक्टर किसके इक्वल यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर निकल आ जाएगा, ठीक है। और इसका जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे
तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो 3 स्क्वायर 3 आ जाएगा और 3 अंडर द रूट। तो ये आपके पास v मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, वो 3 अंडर रूट दिस वन, ठीक है। ये क्या है, ये इसका यूनिट वेक्टर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये 3 अंडर रूट के साथ कट जाएगा, आपके पास आई जे और के आ जाएगा। अब हमें क्या पूछेगा, हमें ये पूछा गया कि जब टाइम 10 सेकंड होगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी। तो RT10 इसमें पुट कर ले, तो आपके पास इसको सॉल्व कर ले, ये 10 × 300, 10 × ये 20 से 200 आ जाएगा, ठीक है। 300 अपनी जगह, और इसका आपने ये जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो बस ये इस मतलब 10 सेकंड बाद ये इस पोजीशन पे होगा, वो वट एवर इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आ रहा है, इसको आप ये 300 लेके 200 के साथ मल्टीप्लाई करें, बाकी वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है, तीनों पॉइंट सेम ही है। तो आपके पास वो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे कि ये हेलीपैड जब 0 एक्सिस स्टार्ट होकर इस पाथ के ऊपर जो कि 111 की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो आफ्टर 10 सेकंड उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये होंगे। ये बात समझ गए। अब इस पे आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लेट्स सपोज कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लो 2,3,4 कर लो, ठीक है, तो जस्ट यूनिट वेक्टर ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी और आप कहोगे कि 50 सेकंड बाद उसकी पोजीशन निकाले, प्रोसीजर सेम है, जस्ट वैल्यू चेंज होगी। ठीक है फारूक, जी सर। चलिए जी, आपका अगला क्लास स्टार्ट हो रहा है तो उसकी तैयारी करें। इसमें कोई भी मसला हो तो फिर मुझसे पूछ ले, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ठीक है या सर। वट एवर जो आपको आसान हो। ओके जी, अपना ख्याल रखें, ठीक अल्लाह है हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज सर।